Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Poem. Today we are going to learn दीर्घ संधि जो कि स्वर संधि का पहला पार्ट है। पिछले वीडियो में संधि के पहले वीडियो में हमने देखा था संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद होता कैसा है, संधि कैसे करते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं और पहला भेद उसका स्वर संधि है और स्वर संधि की परिभाषा और कुछ उदाहरण हमने उस वीडियो में देखे थे और स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में सिर्फ जाना था। आज उसके पहले भेद यानी दीर्घ संधि का पूरा व्याख्या उदाहरण सहित देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस वीडियो अगर आपको पसंद आता है, मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दीर्घ संधि जो कि स्वर संधि का पहला पार्ट है और पहला भेद है। तो दीर्घ संधि होता क्या है, इससे पहले मैं आपको समझाऊं दीर्घ संधि होता क्या है। पहले जानते हैं स्वर वर्ण कितने होते हैं। तो हिंदी के सबको आप सभी को पता है हिंदी के स्वर कौन कौन से हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये सारे स्वर होते हैं और उसमें से कुछ हर्ष स्वर होते हैं, कुछ दीर्घ स्वर होते हैं। हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं। अ, ई, उ और री। हर्ष स्वर इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हें उच्चारण करते हुए हमें बहुत कम समय लगता है, लेकिन दीर्घ स्वर ये ज्यादा समय लेता है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। दीर्घ संधि का परिभाषा अब हम देखते हैं क्या क्या है। जब दो ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं उसे दीर्घ संधि कहा जाता है। जब दो ह्रस्व मीन्स अ, ई, उ, री, ये हुआ आपका ह्रस्व। दीर्घ स्वर कौन से हुए। आ, ई, उ और एक री है, ये ह्रस्व री और एक दीर्घ री है। दीर्घ री कैसा लिखा जाता है, ऐसे आपको री की तरह लिखना है, लेकिन यहाँ पे और एक सी जैसा मात्रा आएगा, लिखा जाएगा। ये मुख्य रूप से संस्कृत व्याकरण में होता है, संस्कृत में होता है। हिंदी व्याकरण में इसकी इतनी दिखाई नहीं देता, प्रयोग इतना दिखाई नहीं देता। तो ये जो अ, ई, उ, ये हुए आपके हर्ष स्वर। सो जब दो हर्ष या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं, यानी हर्ष या दीर्घ दोनों जब मिलते हैं और मिलने के बाद दीर्घ स्वर बनाते हैं उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो आइए जानते हैं ये दीर्घ संधि होता क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगी कि दीर्घ संधि में आपको ये 4 दीर्घ स्वर काउंट में नहीं लेना होगा, इसे आप नहीं ले सकते हैं। आपके मन में सवाल आ रहे होंगे क्योंकि ये चारों ए, आई, ओ, औ भी दीर्घ स्वर हैं, इसे क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो दीर्घ संधि में आपको ए, आई, ओ, औ को नहीं लेना होगा, सिर्फ आ, ई, उ और दीर्घ री को आप ले सकते हैं दीर्घ स्वर के रूप में। सो जब दो हर्ष या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं उसे दीर्घ संधि कहा जाता है। उसका कुछ नियम है, जैसे हर स्वर क्या हुआ। अ या आ, जब अ या आ से मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। आ क्या है, ये एक दीर्घ स्वर है। यानी कि आपके संधि कैसे होता है, वर्णों का मेल से होता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण जब दूसरे शब्द का पहले वर्ण से मिलता है और दोनों का मेल होता है तो वहां पर संधि बनता है। तो अगर आपका पहला शब्द का अंतिम वर्ण अ हो या आ हो और दूसरे शब्द का अंतिम पहला वर्ण अ या आ रहता है तो दोनों मिलकर आ कहते हैं, दोनों मिलकर आ बनते हैं।
वैसे ही जब ई और ई या फिर ई और ई ये दोनों मिलते हैं तो ये दीर्घ ई बनता है। वैसे ही ह्रस्व उ दीर्घ उ, जब ह्रस्व उ और दीर्घ उ से मिलते हैं तो दीर्घ उ होता है। हर्षरी या फिर दीर्घ री, जब हर्षरी और दीर्घ री से मिलते हैं तो क्या होता है, दीर्घ री। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आपका जो अंतिम संधि के बाद आने वाला वर्ण वो हमेशा दीर्घ स्वर में होता है। यहाँ पर दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है स्व प्लस अर्थ, उन्हें मिलाने के बाद होगा स्वार्थ। तो ये जो स्व है उसे अगर हम स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, तो कैसा होगा, सहलन प्लस वहलन प्लस अ, यानी कि इसका अंतिम वर्ण है अ। वैसे ही अर्थ, अर्थ को अगर हम स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या होगा, अ प्लस रहलन प्लस तहलन प्लस अ। तो यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या हुए, अंतिम ध्वनि क्या हुआ, अ। ये हर्ष स्वर है। यहाँ पर दूसरे शब्द में पहला ध्वनि, पहला वर्ण क्या है, अ। ये भी हर्ष स्वर है। सो दोनों हर्ष स्वर जब मिलेंगे तो क्या होगा, एक दीर्घ स्वर होगा। ये दीर्घ स्वर क्या है, आ, वो उसी वर्ण का दीर्घ स्वर होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर अ या आ, जब अ या आ से मिलेंगे तो उसी वर्ण का दीर्घ स्वर ये देंगे, ना कि किसी दूसरे वर्ण का दीर्घ स्वर देंगे। ऐसे ही ई और ई जब मिलेंगे, ई और दीर्घ ई से, तो दीर्घ ई की उत्पत्ति होगी। ह्रस्व उ दीर्घ उ, जब ह्रस्व यु या फिर दीर्घ उ से मिलेंगे तो दीर्घ उ की उत्पत्ति होगी। इसी तरह से जब हर्षरी और दीर्घ री, ये हर्षरी या फिर दीर्घ री से मिलेंगे तो दीर्घ री की उत्पत्ति होगी। यानी कि जब वर्णों का मेल होगा तो उसी वर्ण के और उसी स्वर के दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होगी, ना कि किसी दूसरे स्वर की, दूसरे वर्ण की दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा अ जमा आ हुआ, तो ऐसे करने से क्या होता है, स्वार्थ स्व अ, यहाँ पर भी अ, तो दोनों मिलकर हो गया आ। और ये आ जाकर कहाँ पे लगेगा, पहले वर्ण की, पहले शब्द की अंतिम वर्ण यानी अंतिम ध्वनि बन जाएगी। तो मिलाने के बाद क्या हुआ, स्वार्थ। हमारा फाइनल जो वर्ड आएगा वो हुआ स्वार्थ। अभी कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक अ, यहाँ पर अंतिम वर्ण है अ, यहाँ पर पहला वर्ण है आ। तो ये जब अ प्लस आ होगा तो हम क्या मिलेगा, आ। तो ये जो आ हुआ ये कहाँ पे जाकर लगेगा, ये पहले शब्द की अंतिम वर्ण, अंतिम ध्वनि बन जाएगी। तो मिलने के बाद क्या होगा, पुस्तकालय। इस तरह से रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। यहाँ पर क्या हुआ, आ प्लस अ मिलकर हुआ आ। राजा प्लस आज्ञा, राजा में अंतिम ध्वनि क्या आता है, अंतिम वर्ण क्या आता है, आ। आज्ञा में पहला वर्ण आ प्लस आ और आ जमा आ क्या बना, आ। तो ये हुआ राजाज्ञा। कवि जमा इंद्र, कविंद्र, कवि। यहाँ पर कौन सी ध्वनि है, कौन सी ध्वनि है, ई की ध्वनि, ई। हर्षी प्लस इंद्र भी हर्षी, तो ये दोनों मिलकर क्या हुआ, दीर्घ ई। तो ये कहाँ पे जाकर लगेगा, पहला शब्द का अंतिम ध्वनि ये बन जाएगा, अंतिम वर्ण बन जाएगा। तो कविंद्र। हरि जमा ईश, हरीश। यहाँ पर हर्षी दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई हुआ। मही जमा इंद्र, महींद्र। तो दीर्घ ई जमा हर्षी हो गया दीर्घ ई। रजनी जमा ईश, रजनीश। दीर्घ ई दोनों मिले तो हुआ दीर्घ ई। लघु जमा उत्तर,
लघु में कौन सा ऊ की मात्रा है? हर्ष ऊ। यहाँ पर भी पहला वर्ण है हर्ष ऊ, तो लघुत्तर मिलकर दोनों बने दीर्घ ऊ, तो लघुत्तर। सिंधु जमा उर्मी, सिंधुर्मी। ऊ जमा ऊ हो गया दीर्घ ऊ। इसी तरह से बधु जमा उत्सव, बधुत्सव। यहाँ पर दीर्घ ऊ जब हर्ष ऊ से मिला तो हुआ क्या? दीर्घ ऊ। बधु जमा ऊर्मी, बधूर्मी। दीर्घ ऊ जब दीर्घ ऊ से मिला तो हुआ क्या? दीर्घ ऊ। अभी इन उदाहरणों में हमने देखा संधि कैसे बनते हैं। दीर्घ संधि में संधि कैसे बनते हैं, जैसे कि दोनों शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है संधि करके, जिसका कोई अर्थ निकलता है, कोई अर्थ हो, उसे हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पर संधि विच्छेद हम करेंगे। संधि विच्छेद कैसा होगा? मतानुसार, मतानुसार। यहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि म अतानुसार, क्योंकि म का कोई अर्थ नहीं है, ना ही अतानुसार का कोई अर्थ है। तो अगर आपको संधि विच्छेद करना होगा तो आपको इस तरह से विच्छेद करना होगा जैसे कि ये दोनों, पहला शब्द और दूसरा शब्द का कोई अर्थ हो। तो यहाँ पर अगर हम इसे तोड़ेंगे या फिर संधि विच्छेद करेंगे यानी अलग करेंगे तो होगा क्या? मत प्लस अनुसार, मत जमा अनुसार, मत मत जमा अनुसार। शिष्टाचार, शिष्ट जमा आचार। यथार्थ, यथा जमा अर्थ। दयानंद, दया जमा आनंद। रवींद्र, रवि जमा इंद्र। प्रतीक्षा, प्रति जमा इच्छा। नारीच्छा, नारी जमा इच्छा। नारीश्वर, नारी जमा ईश्वर। सुक्ति, सु जमा उक्ति। लघुर्मी, लघु जमा ऊर्मी। भूत्सर्ग, भू जमा उत्सर्ग। भूर्जा, भू जमा ऊर्जा। आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आया होगा कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है और उसके नियम कुछ इस प्रकार है, कैसे आपका दीर्घ संधि बनता है। ये नियम काफी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर ये नियम आपको एक बार याद रह गया तो आपको संधि करने में कोई दिक्कत नहीं होगी या फिर संधि विच्छेद करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण आपको मैंने समझाया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और संधि विच्छेद कैसे करते हैं दीर्घ संधि में भी उसे उदाहरण सहित समझाया है। तो अगले वीडियो में हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। आई होप चिल्ड्रन you understood the concept and the examples. If you like my videos then please subscribe, like and comment on my videos. Thank you so much.